पर रॉबर्ट बता रहा होता है कि पूरी दुनिया में अभी तक सिर्फ 9 फेस ट्रांसप्लांट हुए हैं और उनमें से 3 फेस ट्रांसप्लांट सर्जरी में उसने हिस्सा लिया है। लेक्चर के बाद घर जाते समय वो अस्पताल के सामने रुकता है और एक एम्प्लॉय को रिश्वत देकर ब्लड का एक बैग लेता है। दरअसल रॉबर्ट अपने घर पर कैरन नाम की एक औरत पर इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। रॉबर्ट ने कैरन को अपने घर के कमरे में बंद कर रखा था। कैरन हमेशा एक फुल बॉडी सूट पहने रखती थी। उसके पास उस बंद कमरे में करने को कुछ नहीं होता था, इसलिए वो खुद को बिजी रखने के लिए योगा करती, किताबें पढ़ती और अपने कपड़े फाड़कर डरावनी डॉल्स बनाती थी। घर पर एक गूंगी औरत समय समय पर उसके लिए खाना लेकर आती थी। इसके अलावा अगर कैरन को किसी और चीज की जरूरत होती भी थी तो वो रूम में लगे वॉइस कम्युनिकेटर के जरिए रॉबर्ट की मॉम से मांग लेती थी। जब रॉबर्ट घर वापस आता है तो वो सबसे पहले अपने साथ लाए ब्लड को अपने लैब में एक मशीन में रखता है। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर हिडन कैमरे से कैरन को दिखता है। खैर एक दिन शाम को जब वो घर वापस आता है तो वो हैरान रह जाता है। दरअसल कैरन को पता था कि कैमरा कहाँ पर लगा हुआ है, इसीलिए कैमरे से बचने के लिए वो दूसरी ओर मुंह करके एक बुक के पन्ने से अपने शरीर को घायल कर लेती है। जब रॉबर्ट उसके पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी पर कट के निशान थे। वो तुरंत कैरन को अपने प्राइवेट ऑपरेशन रूम में लेकर आता है और उसका इलाज करने लगता है। लेकिन तभी कैरन रॉबर्ट से कहती है कि इस पिंजरे में रहने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। रॉबर्ट उसका ट्रीटमेंट करते वक्त मन में सोचता है कि अगर कैरन सच में मरना चाहती तो उसके जख्म किसी और जगह पर होते। इसके बाद रॉबर्ट आर्टिफिशियल स्किन बनाने का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू करता है जिसमें उसको जानवरों के खून की जरूरत थी और सरप्राइजिंगली कुछ दिनों के बाद उसका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हो जाता है और अब रॉबर्ट आर्टिफिशियल स्किन का इकलौता इन्वेंटर भी बन गया था। इस स्किन की खासियत ये थी कि ना तो इस स्किन को कोई कीड़ा काट सकता था, ना ही ये जल सकती थी। यहाँ पर रॉबर्ट आर्टिफिशियल स्किन को कैरन की नेचुरल स्किन से रिप्लेस करते हुए कहता है कि अब उसके स्किन को कभी भी चोट नहीं लगेगी और ना ही अब उसकी स्किन को कोई मच्छर काटेगा। लेकिन कैरन को स्किन से बहुत बुरा लगता है। थोड़े दिनों बाद रॉबर्ट आर्टिफिशियल स्किन को ऑफिशियल मेडिकल म्यूजियम में प्रेजेंट करते हुए झूठा दावा करता है कि वो जानवरों के ऊपर इस स्किन के एक्सपेरिमेंट को करने में कामयाब हो गया है, जबकि उसने ये एक्सपेरिमेंट कैरन के ऊपर किया था। वो बताता है कि इस स्किन को कभी भी मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी नहीं हो सकती। रॉबर्ट अपनी स्किन इन्वेंशन का नाम अपनी वाइफ के नाम पर यानी कि क्रिस्टीना के नाम पर रखना चाहता है, जो कि एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसका लेक्चर खत्म होने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट उसे अलग ले जाकर पूछता है कि आखिर उसने इस आर्टिफिशियल स्किन को इतना हार्ड कैसे बनाया जो किसी भी कट या फिर बीमारी से सुरक्षित है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को वो स्किन उसकी नॉर्मल स्किन से कुछ अलग लग रही थी। यहाँ पर रॉबर्ट उसको झूठ नहीं बोल पाता। वो बताता है कि उसने पिग सेल्स की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर ह्यूमन सेल में डाल दिया है। अब भले रॉबर्ट ने एक चमत्कारी खोज की थी, पर प्रेसिडेंट उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं होता और वो रॉबर्ट को उसके सारे रिसर्च बंद करने के लिए ऑर्डर दे देता है। इसके बाद रॉबर्ट अपने फ्रेंड मार्क के पास जाकर उसको सब कुछ बता देता है। मार्क उससे कहता है कि अब उसको अपने पुराने सर्जरी के काम में लौट जाना चाहिए। यहाँ से रॉबर्ट जब घर पहुँचता है तो कैरन को थोड़ी देर स्क्रीन पर देखने के बाद वो उसे मिलने जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो और तुम्हारे शरीर को किसी और सुधार की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर कैरन उसको थैंक्स कहती है और मनी मन सोचती है कि अब वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। वो रॉबर्ट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है ताकि रॉबर्ट उसको कैसे आजाद कर दे, पर रॉबर्ट अनकंफर्टेबल फील करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मेरिलिया रॉबर्ट को कैरन के बारे में कहती है कि कैरन बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें उसको मार देना चाहिए। लेकिन रॉबर्ट मेरिलिया की बात को इग्नोर करते हुए उससे कहता है कि घर के सारे नौकरों को काम से निकाल दो, क्योंकि अब उन्हें इतने सारे लोगों की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट और सारे नौकरों के वहाँ से जाने के बाद टाइगर का कॉस्ट्यूम पहने एक आदमी आकर दरवाजे की घंटी बजाता है, जो कि मेरिलिया का बेटा जैका था। जैका अपना बर्थमार्क दिखाकर अपनी पहचान देता है। तभी मेरिलिया बाहर आकर उसको घर के अंदर जाने से मना करती है, क्योंकि वहाँ पर विजिटर्स के लिए आना मना था। लेकिन जैका जबरदस्ती घर में घुस जाता है। मेरिलिया ये सोचकर उसको कुछ नहीं कहती कि वो जैका को किचन में बैठा लेगी। किचन में वो जैका को कुछ खाने को देती है। इस टाइम टीवी पर ज्वेलरी शॉप की एक खबर दिखाई जाती है, जिसे देखकर मेरिलिया समझ जाती है कि जैका यहाँ पर उसे मिलने नहीं आया, बल्कि पुलिस से छुपने के लिए आया है, क्योंकि उसके कॉस्ट्यूम की वजह से पुलिस उसको कार्निवल की भीड़ में पकड़ नहीं पाई थी। तभी जैका मेरिलिया से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि रॉबर्ट मेरे चेहरे की सर्जरी करके मेरा चेहरा बदल दे, ताकि कोई भी मुझको पहचान ना सके। जिस पर मेरिलिया उससे कहती है कि रॉबर्ट कभी भी ऐसा नहीं करेगा और तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद जैका किचन में अल्कोहल ढूंढने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर सिक्योरिटी कैमरे पर पड़ती है, जिसमें उसको कैरन योगा करते हुए दिखती है। कैरन का चेहरा देखकर उसको पहचान जाता है और सोचता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि वो तो मर चुकी थी। यहाँ पर मेरिलिया किचन में छुपाई हुई गन निकालकर जैका को वहाँ से जाने के लिए कहती है, पर जैका उस पर कूदकर उसके हाथ से गन छीन लेता है और उसे एक चेयर से बांधकर ऊपर कैरन के रूम में जाने लगता है। लेकिन कैरन के रूम का डोर लॉक देखकर वो वापस अपनी माँ के पास आता है और उसको धमकाते हुए उससे चाबी ले लेता है। लेकिन जैसे वो दरवाजे को खोलता है तभी कैरन अपने सेल्फ डिफेंस में उसको एक किक मार देती है। कैरन उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर जैका उससे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो उस पर कंट्रोल पाकर उससे छूटकर बेड पर लेट जाता है और वहाँ वो कैरन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसी बीच अचानक रॉबर्ट घर वापस आ जाता है। तभी वो सिक्योरिटी कैमरे में सब कुछ देख लेता है और गुस्से में अपनी गन निकालकर कैरन के रूम में जाकर जैका को शूट कर देता है। ये देखकर मेरिलिया सोचती है कि काश वो कैरन को भी मार डालता। खैर इसके बाद रॉबर्ट जैका की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वहाँ से ले जाता है। तब मेरिलिया रॉबर्ट और जैका के बारे में बताती है कि वो दोनों नाजायज भाई थे। वो कैरन से कहती है कि जैका उसे एक नौकर से हुआ था, लेकिन जब वो पेट में था वो नौकर उसको छोड़कर चला गया। वहीं रॉबर्ट उसको अपने पुराने मालिक से हुआ था। उस मालिक ने उस बच्चे को लेकर अपनी बांझ पत्नी को दे दिया और सबसे यही कहा कि उसकी पत्नी
कैरेन ने बच्चे को जन्म दिया है। इस तरह कानूनी तौर पर वो दोनों ही उसके पेरेंट्स थे, पर मरीलिया के दिल में रॉबर्ट के लिए ममता थी, इसलिए उसने रॉबर्ट का पालन पोषण अपने हाथ से किया। यहाँ पर कैरेन मरीलिया से पूछती है कि ज़ेका को ऐसा क्यों लगा कि वो मुझको जानता है, जिस पर मरीलिया उसे बताती है कि वो रॉबर्ट की पत्नी क्रिस्टीना के जैसी दिखती है। साथ ही वो कैरेन को ये भी बताती है कि ज़ेका की परवरिश अपनी माँ से दूर सड़कों पर हुई थी, इसीलिए वो बिगड़ गया था और एक दिन वो अचानक पुलिस से बचने के लिए घर आया और अपनी माँ से मदद मांगने लगा। पर तभी क्रिस्टीना ने उसको देख लिया और पहली नजर में ही उसे उससे प्यार हो गया। कुछ दिन बाद वो दोनों घर से भाग गए, पर बदकिस्मती से उनकी कार का एक्सीडेंट होने की वजह से ज़ेका तो बच गया, लेकिन क्रिस्टीना का चेहरा बुरी तरह से जल गया। तभी रॉबर्ट किसी तरह से क्रिस्टीना को गोद में उठाकर घर ले आया और उसने घर के सारे मिरर्स को छुपा दिया, जिससे क्रिस्टीना अपना जला हुआ चेहरा ना देख सके। एक दिन क्रिस्टीना अपनी बेटी को बाहर गाना गाते हुए सुनती है और उसे देखने के लिए खिड़की की तरफ जाने लगती है कि तभी उसे खिड़की के शीशे में अपना चेहरा दिख जाता है, जो जलने की वजह से काफी डरावना हो चुका था। वो अपने इस डरावने चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। वहीं उसकी बेटी अपनी माँ की मौत की वजह से सदमे में चली जाती है। अब जब मरीलिया कैरेन को ये सब बता ही रही होती है कि तभी रॉबर्ट ज़ेका की बॉडी को दफनाकर वापस आ जाता है और कैरेन के ऑफर को स्वीकार कर लेता है। वो उसको अपने साथ सुलाता है और थोड़ी देर बाद रॉबर्ट को एक सपना आता है, जिसमें उसे वही दर्दनाक घटना दिखाई देती है जो 6 साल पहले हुई थी, जब उसने अपनी बेटी नॉर्मा के साथ एक शादी अटेंड की थी ताकि नॉर्मा सोशल लाइफ में नॉर्मल हो सके। उसकी बेटी को उसकी माँ की मौत से हुए सदमे से उभारने के लिए उसको जो दवाइयाँ दी गई थी, उनके असर से नॉर्मा टीनेजर लगने लगी थी। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। तभी रॉबर्ट देखता है कि नॉर्मा पार्टी में नहीं है, जिसको ढूंढने वो गार्डन में पहुंच जाता है, जहाँ पर एक लड़का बड़ी तेजी से बाइक से जाते हुए दिखता है। वहीं पर रॉबर्ट को नॉर्मा के जूते और कोट नीचे पड़ा हुआ मिलता है। वो चीजों को ट्रैक करता हुआ उस जगह पहुंचता है जहाँ पर नॉर्मा बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े ठीक नहीं थे। यहाँ पर रॉबर्ट को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि उस बाइक राइडर ने नॉर्मा के साथ क्या किया है। जैसे नॉर्मा को होश आता है, वो अपने फादर को अटैकर समझकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं कि कैरेन भी सपने में इस घटना को देखती है। वो देखती है कि विंसेंट नाम का एक यंग लड़का अपनी माँ के साथ एक ड्रेस शॉप में काम कर रहा है। एक दिन वो एक पार्टी अटेंड करता है और अचानक पार्टी में विंसेंट नॉर्मा को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है। वो उसे गार्डन में ले जाता है। नॉर्मा को गार्डन में काफी गर्मी लग रही थी, इसीलिए वो अपना कोट और जूते उतार देती है, लेकिन विंसेंट को लगता है कि नॉर्मा उसको सिग्नल दे रही है, जिससे वो उसको पेड़ के पीछे ले जाकर उसके साथ क्लोज होने की कोशिश करता है। शुरुआत में तो नॉर्मा को ये सब बुरा नहीं लगता, पर जैसे ही शादी के बैंड में खास गाना बजने लगता है, वो जोर जोर से चीखने लगती है। दरअसल ये वही गाना था जिसे वो अपने बचपन में गाया करती थी और जिसके कारण उसकी माँ की मौत हो गई थी। विंसेंट उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर देता है। तभी नॉर्मा उसके हाथ को जोर से काट लेती है, जिससे विंसेंट उसको थप्पड़ मारने लगता है और जल्दी जल्दी उसके कपड़े ठीक करके वो वहाँ से भाग जाता है। वो इस बात से बेखबर था कि रॉबर्ट ने उसकी बाइक की लाइसेंस प्लेट को देख लिया है। कुछ दिनों के बाद जब विंसेंट अपनी बाइक से कहीं पर जा रहा होता है, तब रॉबर्ट एक कॉस्ट्यूम पहनकर अपनी कार से उसकी बाइक को हिट करके उसको गिरा देता है, जिसके बाद रॉबर्ट उसको बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। रॉबर्ट उसे अपने घर के पुराने गैराज में ले जाकर बंद कर देता है। विंसेंट उस पर चिल्लाता है, जिस पर रॉबर्ट पानी के पाइप से पानी की बौछार कर देता है। शाम को रॉबर्ट विंसेंट को खाने में सिर्फ चावल और पानी देता है। वहीं विंसेंट की माँ पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटे के बारे में पूछती है, पर पुलिस ऑफिसर उससे कहते हैं कि विंसेंट की बाइक हमें पहाड़ की चोटी के पास मिली है, जिससे हमको लगता है कि विंसेंट या तो पहाड़ से गिरकर मर गया होगा या फिर वो शहर छोड़कर चला गया होगा। वहीं रॉबर्ट अपनी बेटी नॉर्मा से मिलने मेंटल हॉस्पिटल में जाता है, पर वो अब भी उससे डर रही होती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि रॉबर्ट उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अचानक एक दिन वो भी अपनी माँ की तरह अपनी जान ले लेती है और इस घटना से रॉबर्ट एक नॉर्मल डॉक्टर से एक पागल साइंटिस्ट बन जाता है। और अब कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि रॉबर्ट विंसेंट के सारे बाल और दाढ़ी शेव कर देता है। इसके बाद उसे बेहोश करके उसे ऑपरेशन रूम ले जाकर मार्क और अपने 2 साथी डॉक्टर की मदद से विंसेंट की जेंडर चेंज सर्जरी कर देता है। रॉबर्ट अपने साथी डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए उनको नकली पेपर दिखाता है, जिसमें लिखा होता है कि पेशेंट क्लिनिक इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वो इस चीज को गुप्त रखना चाहता है, जिससे डॉक्टर उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। कुछ घंटे बाद जब विंसेंट को होश आता है तो वो खुद को एक बंद कमरे में अकेला पाता है। तभी से वो रॉबर्ट के घर में कैदी का जीवन बिता रहा है। उसे अपने नए प्राइवेट पार्ट का भी ख्याल रखना होता है, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। जैसे ही उसके प्राइवेट पार्ट वाला एरिया हील हो जाता है, उसके बाद रॉबर्ट उसकी बॉडी को और ज्यादा औरत का लुक देने के काम में जुट जाता है। वो उसे औरत जैसी चेस्ट और हाई पिच वाली वॉइस भी देता है और तब से विंसेंट फुल बॉडी सूट पहनने लगता है, क्योंकि रॉबर्ट का ख्याल था कि इसमें उसकी नई स्किन सुरक्षित रहेगी और ये उसको उसकी नई बॉडी को शेप देने में भी हेल्प करेगी। अब उस रूम में पहले दिन विंसेंट रॉबर्ट को हिट करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर रॉबर्ट ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। और जब विंसेंट दरवाजा खोलने लगता है, तभी रॉबर्ट अपनी गन लेकर उसको धमकाकर वापस रूम में जाने के लिए कहता है। मजबूरन विंसेंट को वापस रूम में जाना पड़ता है। कुछ हफ्तों के बाद विंसेंट वुमेन सर्जरी के लास्ट प्रोसीजर से गुजरता है, जहाँ रॉबर्ट उसे अपनी मरी हुई वाइफ क्रिस्टीना का चेहरा देता है। यहाँ पर रॉबर्ट विंसेंट का नया नाम कैरेन रखता है। अब स्टार्टिंग के कुछ दिन तो कैरेन रॉबर्ट के दिए हुए कपड़ों को फाड़ देती है और मेकअप को बर्बाद करके रॉबर्ट का विरोध करती है। वो सिर्फ एक आईलाइनर अपने पास रखती है, जिससे कि वो दीवार पर अपने साथ हुए इंसिडेंट को लिख सके। उस कमरे में उसके पास सिर्फ एक टीवी है, जो उसके मनोरंजन का इकलौता साधन है, जिसके जरिए वो योगा सीखती है और अपने कपड़े फाड़कर डरावनी डॉल्स बनाती है। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट अपनी माँ मरीलिया को घर में बुलाता है, ताकि कैरेन की देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत पूरी हो जाए। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में जाती है, जहाँ अब रॉबर्ट और कैरेन काफी खुशी खुशी रह रहे थे। अब एक दिन रॉबर्ट का दोस्त मार्क उससे मिलने आता है और उसे आज का न्यूज़पेपर दिखाता है, जिसमें कई लोगों के साथ विंसेंट के गुमशुदा होने की भी
खबर छपी हुई थी। अब क्योंकि मार्क ने ऑपरेशन के समय विंसेंट को देखा था, इसलिए वो कैरन को पहचान जाता है और रॉबर्ट से कहता है कि उसने उनसे झूठ क्यों बोला। इस पर रॉबर्ट अपने ड्रॉर से गन निकालता है और उसको धमकाने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहाँ पर कैरन के आ जाने से उनकी बातचीत रुक जाती है। कैरन मार्क से कहती है कि उसने ऑपरेशन के लिए अपनी पूरी सहमति दी थी। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। शाम को कैरन और रॉबर्ट फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं, पर यहाँ पर कैरन को ज़ैका के अटैक के कारण अब तक पेन हो रहा था। वो स्किन को लाने के लिए बाहर जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर अपना बदला लेने के लिए वो रॉबर्ट की गन भी छुपाकर अपने साथ ले आती है। इसके बाद वो रॉबर्ट से कहती है कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और इतना कहते ही वो उसको शूट करके मार डालती है। नीचे मरीलिया गोली की आवाज सुनकर अपने साथ अपनी गन लेकर ऊपर आती है, पर कैरन बेड के नीचे छुपकर उसका इंतजार कर रही होती है, और जैसे ही वो रूम के अंदर आती है कैरन उसको भी गोली मार देती है। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था और कैरन आजाद थी, तो वो कुछ कपड़े और पैसे लेकर वहाँ से भाग जाती है, और अगले दिन वो अपनी माँ की शॉप पर पहुँचती है और उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए वो सारी बातें बताती है जो सिर्फ विंसेंट ही जानता था, जिसे सुनकर उसकी माँ हैरत में पड़ जाती है। और यहाँ पर विंसेंट और उसकी माँ दोनों